नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 16 मई दिन शनिवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है कि WHO ने कोविड-19 के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में भारत की ओर से कौन भाग लेगा। सबसे पहली बात दिमाग में हमें ये आनी चाहिए कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल है क्या। एक्चुअली बेसिकली अगर बात करें तो जितनी भी कोविड-19 के उपचार में दवाइयाँ प्रयोग हो रही हैं, जैसे कि अभी मेन रूप से अगर मैं बात करूँ तो एड्स और मलेरिया की दवाएं सर्वाधिक प्रयोग में लाई जा रही हैं। जैसे कि अगर HCQ यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो भारत सर्वाधिक प्रयोग में ला रहा है या 100 देशों को अभी तक निर्यात कर चुका है, ऐसी दवाइयों के ऊपर बाकायदा ट्रायल होगा, परीक्षण होगा। जो अन्य देश भी अलग अलग दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं वो अलग बात है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर ट्रायल होगा। इसके लिए WHO ने ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल का आयोजन किया। अब भारत की ओर से इसमें कौन भाग लेगा, तो भारत की ओर से इसमें भाग लेगा ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगर हिंदी में कहूँ तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इसमें भाग लेगा। और इसके अतिरिक्त गुजरात के 4 मेजर सिटीज़ के जो हॉस्पिटल हैं उनको भी इसमें चुना गया है, जैसे कि राजकोट, अहमदाबाद, सूरत और आपका साथ में कह सकते हैं वडोदरा। ये 4 ऐसे सिटीज़ हैं, इनके कुछ हॉस्पिटल हैं, उनको चुना जाएगा और इसी के साथ साथ में वहाँ पर ये भाग भी लेंगे। तो ये बहुत समझने वाली जरूरी चीज़ है कि ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल है क्या। भी क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज़ WHO की ओर बात कर लेते हैं। WHO आपके लिए एग्जाम के लिए आने वाले जो भी एग्जाम होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो WHO की बात कर लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बात कहूँ तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। और रिसेंट में अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया 194 मेंबर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 194 सदस्य देश वर्तमान में इसके हैं। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ये हालांकि आपको पता होगा, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि इंडिया की ओर से कौन भाग लेगा, तो ICMR यहाँ से भाग लेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश, ये देखो यात्रियों लिखा है, यहाँ पे मंत्री है, ठीक है। मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है, भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया है, तो G20 वर्चुअल व्यापार व निवेश मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है पीयूष गोयल जी ने। और चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से कोविड-19 के जो वर्तमान में स्थिति उभरी हुई है, किस तरीके से इस कोविड-19 की स्थितियों को मात दिया जा सके और जिससे व्यापार और निवेश संबंधित मसले किसी भी देश के धीमे ना पड़े। इसके लिए पीयूष गोयल भारत की ओर से प्रतिनिधित्व रखेंगे। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री भी हैं, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, G20 की बात करूँ तो G20 की बेसिकली जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी, 26 सितंबर 1999 में हुई थी। अब ये काम क्या करता है, G20 जो एक ऐसा संगठन है, ऐसा समूह है जिसमें बहुत सारे विकसित और विकासशील देश इसमें एडिंग है। हालांकि भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ऐसा समूह जो विकासशील देशों का समूह है या विकसित देशों के साथ साथ दोनों ऐड हैं, तो आपको ये याद रखना है भारत इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। तो हालांकि एक वर्चुअल बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा निवेशक या कह सकता हूँ निवेश का मार्केट है, बाजार है, जिसमें पीयूष गोयल जी को आमंत्रित किया गया था या प्रतिनिधित्व भारत की ओर से किया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में किसने भाग लिया, ठीक है। भारत के कह सकते हैं जो आयोजित हुई 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, उसमें भारत से किसने भाग लिया। अगर मैं सीरियस बात क्लियरली बोलूँ तो इसमें भाग लिया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने इसमें भाग लिया है। और बाकायदा इस पर बात चर्चा हुई कि किस तरीके से जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, कॉमनवेल्थ नेशन किस तरीके से दवाइयाँ पहुँचाई जा सकें, किस तरीके से उनके ऊपर काम किया जा सके। अगर मैं बात करूँ कॉमनवेल्थ के लिए, तो कॉमनवेल्थ की जो राष्ट्रमंडल की बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में और रिसेंट में 54 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, ठीक है। 54 देशों का इसमें समूह है। और अगर बात करूं इसमें स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के ऊपर, तो हर देश का स्वास्थ्य मंत्री जो 54 देश उन्होंने भाग लिया, इसकी अध्यक्षता की थी फिजी के स्वास्थ्य मंत्री इफ्रीनी वाकेन बेटे, इफ्रीनी वाकेन बेटे, इन्होंने इसमें प्रतिनिधित्व किया था। फिजी के ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एक बात आपको हो सकता है ना पता हो, राष्ट्रमंडल देश वही देश शामिल मैक्सिमम हैं जो कि कभी ना कभी अंग्रेजों ने इनके ऊपर शासन किया था, ठीक है। तो वही राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ नेशन कहलाए और वर्तमान में 54 सदस्य हैं। तो ये जो 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई है, इसमें हमारे हर्षवर्धन जी ने इसमें भाग लिया है। इतनी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2020 किसने प्रतिपादित की है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इस रिपोर्ट का, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने इस रिपोर्ट को प्रतिपादित किया और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया। जैसे क्या बोला उन्होंने रिपोर्ट में कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था होगी, यानी कि वर्ल्ड की जो GDP होगी या इकोनॉमिक्स होगी, वो 3.2% तक क्या हो जाएगी,
सिकुड़ जाएगी, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% तक सिकुड़ जाएगी और वर्तमान में जो जीडीपी रहेगी 2020 में वर्ल्ड की वो -0.5% रहेगी। तो दोनों आंकड़े आप लिख लीजिएगा कि 3.2% सिकुड़ जाएगी और उसके अतिरिक्त माइनस में पहुंच जाएगी -0.5%। तो ये तो हो गई वर्ल्ड लेवल की। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संदर्भ की। देखिए अभी क्या हुआ था, अभी जो बहुत सारी अलग अलग संस्थाओं ने रिपोर्ट निकाली थी कि भारत की जीडीपी इतनी होगी, संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकारा है कि 2020 में जो भारत की जीडीपी रह जाएगी वो 1.2% रह जाएगी। ठीक है, अगर हम प्रीवियस देखते हैं तो 2018 की देखें तो 6.8% थी, 2019 में कम होकर के 4.1 पर आई और 2020 में यह 1.2% पर रह जाएगी, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम ही फेस आउट इंडिया कर रहा है कोविड-19 के कारण। लेकिन हाँ, 2020-21 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि यह प्लस में 5.5% तक की जीडीपी में ग्रोथ करेगा। याद रखिएगा, क्योंकि यह जो मेन प्रॉब्लम होता है, अगर कहूँ मैं वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी को हिट करने का, उसका काम होता है पर्यटन। पर्यटन बहुत बड़ा स्रोत है जीडीपी का वर्ल्ड लेवल का, और अगर माना गया, जो रिपोर्ट के अनुसार कहा भी गया कि वर्तमान में लगभग 80% पर्यटन बंद है पूरी दुनिया का। जब पर्यटन बंद है तो जाहिर सी बात है एक व्यापार का बड़ा भाग बंद है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है, उसमें बोला है कि जीडीपी वर्ल्ड लेवल की सिकुड़ करके 3.2% तक सिकुड़ जाएगी और रिसेंट में -0.5% रहेगी। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए, अगर यूनाइटेड नेशन की मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में और इसके अतिरिक्त वर्तमान में 193 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर रखनी पड़ेगी आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है 15 मई को, 15 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। यूनाइटेड नेशन ने 1993 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया और एक थिंक थी कि परिवार में किस तरीके से जागरूकता, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, आदि पहलुओं पर किस तरीके से बात की जा सके। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया और बाकायदा इसके ऊपर व्यवस्था की और 15 मई से इसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन का क्या नाम है? तो भारत की पहली स्वचालित जो परीक्षण मशीन है कोविड-19 के लिए, उसका नाम है कोबस 800। अगर आपको मशीन देखनी तो ये रही मशीन। ठीक है, ये मशीन जो होगी इसका नाम दे रखा है कोबस 800। यह मशीन इंपॉर्टेंट क्यों हमारे लिए है? 800 है, 8000 नहीं है, 800 है। अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये आपका यहाँ पर जो 800 मेंशन है वहाँ पर एक चीज़ मिस है, याद रखिएगा। इसका नाम रखा गया है कोबस 6800। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, 6800 इसका नाम दे रखा है। अब तो ये नीचे जो आपका लिखा रखा हो इसको मेंशन कर लीजिएगा, 6800 इस मशीन का नाम दे रखा है कोबस 6800। तो ये रही मशीन। ये मशीन इंपॉर्टेंट क्यों आपके लिए रोल रहेगी, निभाएगी? क्योंकि इस मशीन के अंदर 24 के आवर के अंदर लगभग 1200 परीक्षण किए जा सकते हैं, 1200 परीक्षण किए जाते हैं विदिन 24 आवर में। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसे जैसे ही कोबस 6800 को लाया गया वैसे ही इसको स्थापित किया गया एनसीडीसी में। एनसीडीसी का मतलब ये हुआ नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। इसमें इसकी स्थापना की गई और यह मशीन काफ़ी अलग अलग रोल प्ले करेगी, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, टीबी हो गया, HIV हो गया या निसेरिया जैसे अन्य बीमारियां हैं, उनकी भी जांच कर पाएगी यह मशीन। ठीक है, अब बात हम एनसीडीसी की पुनः कर लेते हैं। एनसीडीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसकी स्थापना मेन रूप से अगर मैं बात करूँ एनसीडीसी की, अगर ये मशीन यहाँ पर ही क्यों लगाई गई, क्योंकि बाकायदा रिसर्च सेंटर का भी काम करता है एनसीडीसी, इसीलिए यह मशीन सबसे पहले यहीं लाई गई एनसीडीसी में ही। ठीक है, तो भी क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम आगे बढ़ करके। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का पक्ष किसने रखा? अगर मैं बात करूं भारत के विदेश मंत्री की तो एस जयशंकर जी भारत के विदेश मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है पक्ष कौन रखा होगा? एस जयशंकर जी ने। संघाई सहयोग संगठन की बात मैं करूं तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग में भारत इसका सदस्य देश नहीं था, टोटल 6 कंट्रीज थी। लेकिन 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाक दोनों इसमें शामिल होते हैं और कंट्रीज़ की संख्या हो जाती है 8। टोटल कंट्रीज इन संघाई सहयोग संगठन टोटल संख्या होती है 8। अब बाकी के कौन कौन से देश हैं तो देखिए, एक तो इसमें भाग हो गया इंडिया चाइना, ठीक है, तो दोनों होंगे ही होंगे, इंडिया चाइना पाकिस्तान। इसके अलावा कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया। फिर से बोल रहा हूँ मैं, इंडिया चाइना पाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और रशिया इसके मेंबर हैं, यानी कि टोटल मेंबर ऑफ नंबर
एट कंट्रीज मेंबर इन संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO। चलिए ये बात आप याद रखिएगा कि एस जयशंकर ने भाग लिया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लॉकडाउन अवधि में कितनी राशि जारी की गई है। देखिए जब से लॉकडाउन हो रखा है तब से किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 18,517 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं किसानों के खातों में। इसके लिए 9.25 करोड़ किसानों को, इसका परिवारों को पूरा लाभ मिला है, यानी कि 9.25 करोड़ परिवारों को इसका सीधा लाभ पहुंचा है। अब मैं फिर से बात कर लेता हूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इफ़ यू रिमेंबर 24 फरवरी 2019 में इसकी स्थापना की गई थी और ये जो स्कीम चलाई गई है गोरखपुर से चलाई गई थी। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, खासकर यूपी के एग्जाम जितने भी अगर आप देते हैं तो। किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 को कहाँ से शुरू की गई थी? गोरखपुर से लिए, ठीक है, गोरखपुर से इसे स्टार्ट किया गया था। और इस स्कीम में होता क्या है, किसानों को 6,000 रुपये क्या होता है वार्षिक प्राप्त होता है, एक साल में प्राप्त होता है, यानी कि कह सकते हैं कि प्रत्येक 4 महीनों में 2,000 की किस्त दी जाती है। लेकिन कोविड-19 के कारण सीधा थोड़ा सा जल्दी लाभ दिया जा रहा है इसके लिए। तो 18,517 करोड़ रुपए अब तक जारी हो चुके हैं इसमें। अब बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुछ प्रोजेक्ट रखा है सरकार ने कि इस योजना में मैं इतने ही रुपए खर्च करूंगा, तो इसके लिए टोटल 75,000 करोड़ रुपए सरकार ने निर्दिष्ट कर रखे हैं इस योजना के लिए, ठीक है। इस योजना के लिए इतना रुपए सरकार ने अलग से बचा के रखा है और सोच रखा है कि इतना पैसा इस योजना के तहत देना है, 75,000 करोड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोप का पहला देश जो कोविड-19 मुक्त हुआ है। तो अभी हाल ही में यूरोप का पहला देश है स्लोवेनिया यहाँ का पहला ऐसा कंट्री है जो कि कोविड-19 से मुक्त घोषित हो चुका है यूरोप का। ये देखिए मैं आपको बाकायदा ग्राफिकल बेस से समझाने का प्रयास करूँगा। ये तो आपका हो गया स्लोवेनिया और ये आपका जो आपकी कैपिटल है यहाँ की लुब्लियाना। हालांकि आप याद रखिएगा जो कैपिटल इसकी है उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है। तो इसका जो नाम है लुब्लियाना के नाम से जानते हैं, लेकिन जे लगा हुआ है तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी में से अगर पढ़ेंगे तो इसे लुब्लियाना ही पढ़ेंगे। इसकी करेंसी है यूरो, ठीक है, यूरोप का एक कंट्री है। इसके चारों ओर देखेंगे अगर देश की बात करूँ तो इटली हो गया इसके वेस्ट में, ऑस्ट्रिया हो गया इसका नॉर्थ में इसका हो गया पूरा हिस्सा, हंगरी जो होता है आपका नॉर्थ ईस्ट में होता है। अगर बात करूँ क्रोएशिया की तो ये ईस्ट में पड़ता है। तो ये इसका एक पूरा कह सकता हूँ मैप है, आपको मैप समझना चाहिए इसका। अगर इसकी जो करेंसी की बात करूँ तो वो है यूरो, ठीक है, यूरो इसकी करेंसी है और राजधानी इसकी आपकी लुब्लियाना, ठीक है, भी आप याद रखेंगे इस चीज़ को लेकर के। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है रॉबर्ट अजेवेदो। ऑप्शन संख्या जो बी लिखा हुआ है, रॉबर्ट अजेवेदो इसके वर्तमान में जो प्रमुख थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनका जो कार्यकाल था 2013 से स्टार्ट हुआ था और सितंबर 2021 तक की रहता भी, लेकिन बहुत ही प्रेशर के कारण अमेरिका जैसे देशों ने बहुत सारा दबाव दे रखा है कि अमेरिका जैसे देशों के अहित सोच रखा है विश्व व्यापार संगठन ने, इसीलिए रॉबर्ट अजेवेदो ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी अगस्त तक इस पद पर रहेंगे, उसके बाद ही नियुक्ति हो पाएगी किसी अन्य व्यक्ति की, तो ये बात याद रखिएगा। 2013 में ये नियुक्त हुए थे और 2021 सितंबर 2021 तक इनका पद रहता, लेकिन इन्होंने दबाव के चलते इस्तीफा दे दिया है रॉबर्ट अजेवेदो ने। अगर इस संगठन की मैं बात करूं, विश्व व्यापार संगठन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। 1995 में हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। टोटल मेंबर ऑफ कंट्रीज 164, वर्तमान में 164 सदस्य देश हैं। चलिए ये था आज की करंट अफेयर। जो भी आपको समझने में असुविधा हुई तो जरूर पूछिएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको क्वेश्चन कोई भी लगता है कि कोई पूछने योग्य है, उसमें निश्चित रूप से आप पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।